Hi everyone, hope you all are doing good and welcome back to Booster Dose number 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं। रिलेटिवली स्पीड थोड़ा सा हाई रखेंगे बिकॉज ऑगस्ट कैंडिडेट्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार एक लेवल ऑफ स्पीड थोड़ा हाई रहे। ठीक है, तो आप लोग अपने कैलसीज के साथ रेडी रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अगर वीडियो देख रहे हो तो इट शुड हैपन कि यार आप भी साइमल्टेनियसली कर रहे हो एंड देन आप चेक कर रहे हो कि आपका कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, या साथ साथ में भी हो तो एटलीस्ट आपका भी ब्रेन्स चलना चाहिए। चलो, हम लोग क्वेश्चंस पे सीधा का सीधा जंप करते हैं अभी। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। A hedge fund manager is estimating a value for a non-traded bond of your company. The bond has an annual pay 6% coupon, matures in 6 years. Okay, ये पर्टिकुलर बॉन्ड का उसको प्राइस निकालना है एंड हैज अ ट्रिपल सी क्रेडिट रेटिंग। एक्टिवली ट्रेडेड एनुअल पे बॉन्ड्स विद सिमिलर क्रेडिट रेटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। तो एक पर्टिकुलर कंपनी है यॉर्डर कंपनी, उसका बॉन्ड का प्राइस निकालना है विद द हेल्प ऑफ जो बॉन्ड्स का डिटेल्स अपने को देके रखा है टेबल में। क्लियर कट दिख रहा होगा, मैट्रिक्स प्राइसिंग का सम है। तो 5 साल का दो बॉन्ड है और 10 साल का है। राइट, तो अपने को क्या है, मैट्रिक्स प्राइसिंग याद आ रहा होगा। सर 5 साल का दो बॉन्ड है अपने को, तो एक ही यील्ड चाहिए 5 साल को, तो इसका एवरेज ले लो। 5 ईयर का यील्ड, मैं डायरेक्टली एवरेज फिगर लिख रहा हूँ। 9.45 प्लस 9.55 डिवाइड बाई 2, तो ये है आपका 9.5%। और 10 साल के बॉन्ड का यील्ड देके रखा हुआ है कितना, 10%। अब तो 6 साल का यील्ड कितना होगा, तो सबसे पहले तो गैप निकाल लो। 10 - 9.5% कितना, 0.5%। 0.5% डिवाइड बाई 5, 0.1%। तो देयर फोर 6 ईयर यील्ड, ऑब्वियसली मैं सारा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, याद आ रहा होगा आपको। 6 ईयर यील्ड इज इक्वल टू 5 ईयर यील्ड, दैट इज 9.5% प्लस 0.1%। 0.1% कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे जो शो कर देता हूँ। 10% माइनस 9.5% डिवाइड बाई गैप कितना है, 10 - 5। राइट, तो कितना आ रहा है ये, प्लस 9.5। तो ये 9.6%। एक बार यील्ड निकल गया, अब तो 6 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। राइट, एक इलिक्विड बॉन्ड है, उसका बॉन्ड का प्राइस निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड बॉन्ड विच आर एक्टिवली ट्रेडेड। लेट्स सी, अब वो जो इलिक्विड बॉन्ड है उसका डिटेल्स चलो कैलसी में अभी फटाफट। एनुअल कूपन 6% है, ठीक है, तो फेस वैल्यू को 100 अज्यूम कर रहे हैं। तो 6 आ जाएगा आपका पीएमटी में, 100 है आपका एफवी में, 9.6 आई बाई वाई 6 एन सीपीटी टीवी। चलो, 100 एफवी 6 पीएमटी 6 एन 9.6 I by Y CPT PV, 84.13 something, 84.1, B is the answer. Question number 2. Bond 1 is an option free 3% semi-annual coupon 5 year bond। एक बॉन्ड वन है जिसके अंदर कोई भी ऑप्शन फीचर नहीं है, स्ट्रेट बॉन्ड है, 5 साल का है, 3% कूपन है, पेबल सेमी एनुअली। बॉन्ड टू इज अ कॉलेबल बॉन्ड दैट इज अदरवाइज आइडेंटिकल टू बॉन्ड वन। बॉन्ड टू बॉन्ड वन जैसी है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि बॉन्ड टू में कॉलेबल फीचर है, कॉलेबल बॉन्ड है। कंपेयर टू बॉन्ड वन, बॉन्ड टू हैज एन ऑप्शन ए लोअर ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस। ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस का मतलब होता है ऑप्शन रिमूव प्राइस। तो अभी क्या बोल रही है, अगर बॉन्ड टू में से हम लोग ऑप्शन कंपोनेंट हटा दें, अगर बॉन्ड टू में से ऑप्शन कंपोनेंट हटा दे तो बॉन्ड टू और बॉन्ड वन एकदम सेम हो जाएंगे। तो उस केस में बॉन्ड टू का प्राइस और बॉन्ड वन का प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ तो उस केस में बॉन्ड टू का प्राइस बॉन्ड वन के बराबर रहेगा। बट सिंस बॉन्ड टू के अंदर कॉलेबल फीचर है, तो अभी बॉन्ड टू का प्राइस बॉन्ड वन के मुकाबले कम है। तो ये क्या पूछ रहा है, कंपेयर टू बॉन्ड वन, बॉन्ड टू हैज एन ऑप्शन ए लोअर ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस, ऑप्शन बी इक्वल ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस, ऑप्शन सी हायर ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस। मैंने पहले बोला ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस का मतलब ऑप्शन रिमूव करेंगे तो बताइए ना क्या होगा। तो जो बॉन्ड टू है कॉलेबल बॉन्ड है, अगर उसके अंदर से कॉलेबल फीचर को हम लोग रिमूव कर देंगे तो बॉन्ड टू का प्राइस भी बॉन्ड वन के बराबर रहेगा। तो इट इज व्हाट, इक्वल ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3। An analyst is most likely to examine a company's channel strategy when evaluating the company's channel strategy का मतलब कैसे बेचता है, फिजिकल सेल है कि ऑनलाइन सेल है कि फिजिकल प्लस ऑनलाइन है जिसको ओमनी चैनल कहते हैं। मतलब एक
ये सब चैनल स्ट्रेटेजी हम लोग कब देखते हैं, कब इवेल्युएट करते हैं, जब हम लोग बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट करते हैं तब। याद है बिजनेस मॉडल में ये क्या क्या चीज अपन देखते हैं, व्हाट क्या बेचता है, किसको बेचता है, क्या प्राइस पे बेचता है, कैसे बेचता है। तो क्या बोला है, एन एनालिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन अ कंपनीज चैनल स्ट्रेटेजी व्हेन इवेल्युएटिंग द कंपनीज बिजनेस मॉडल। ऑप्शन ए बोल रहा है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर में तो हम लोग ये देखते हैं कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी का प्राइसिंग पावर हाई है कि लो है, ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहा है कि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ठीक है। रेवेन्यू ड्राइवर्स में तो अपन ये देखते हैं टॉप डाउन फैक्टर्स क्या क्या है कि यार वो पर्टिकुलर कंपनी कौन से इकोनॉमी में है, वो इंडस्ट्री कैसा कर रहा है, या बॉटम अप से अपन रेवेन्यू ड्राइवर्स को पता लगाते हैं। एनीवेज चैनल स्ट्रेटेजी कब इवेल्युएट करते हैं, व्हेन इवेल्युएटिंग द बिजनेस मॉडल। तो 3 का आ गया आपका बी। Question number 4. In the context of risk management, entering an interest rate swap, जब कभी भी आप डेरिवेटिव्स में एंटर करते हो ना, तो रिस्क शिफ्टिंग, जब आपको रिस्क शिफ्ट करना होता है ना, तो डेरिवेटिव्स में एंटर करते हो। एंड जब कभी आप इंश्योरेंस एंड ऑल दैट बाई करते हो ना, उसको कहते हैं रिस्क ट्रांसफर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंटरिंग एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्क शिफ्टिंग। तो का व्हाट ए। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पोर्टफोलियो में याद आ रहा होगा, डेरिवेटिव्स के थ्रू अगर आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो इसका मतलब रिस्क शिफ्टिंग, इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज कर रहे हो मतलब रिस्क ट्रांसफर। Question number 5. An analyst determines that a company has a return on equity of 16% and pays 40% of its earning in dividend. तो इतना पढ़ के ही आपको एग्जाम में ध्यान आ जाना चाहिए कि आरओई दे के रखा हुआ है और पे आउट रेशियो देके रखा हुआ है 40%। अगर पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो कितना है 60%। आरओई और रिटेंशन रेशियो दे दिया है मतलब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ग्रोथ का फॉर्मूला निकालो तो ग्रोथ आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो। आरओई कितना है आपका 16% इंटू रिटेंशन रेशियो कितना है 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 9.6%। ये ग्रोथ है आपका। इफ द फर्म रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ रिसेंटली पेड, ये D0 है 1.5 एंड द स्टॉक इज सेलिंग फॉर 40, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अगर आपको ये वाला याद आ रहा है, D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट। D1 इज नथिंग बट D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाई अभी का प्राइस देके रखा हुआ है 40 प्लस ग्रोथ 9.6% मतलब 0.096। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1.096 इंटू 1.5, D1 में मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ 1.64 डिवाइड बाई 40 प्लस 0.096, 0.1371, दैट इज 13.71%। सबको याद आ रहा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ऑब्वियसली रफ में मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, आपको याद आ जाना चाहिए। हाँ यार आरी का फॉर्मूला ये था D1/P0 प्लस G। D1 इज नथिंग बट D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, राइट। तो ग्रोथ अपन ने निकाल लिया है एंड देन आरी कितना आ रहा है 13.71। सी क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6. अ 7.5% कूपन सेमी एनुअल पे 5 ईयर बॉन्ड, 5 साल का बॉन्ड है, 7.5% इंटरेस्ट रेट देता है पेबल सेमी एनुअली, हैज अ यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ 6.8%। ओके। Over the next year, if the bond's yield to maturity remains unchanged, its price will be, yield to maturity remains unchanged। फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी, जो ये कहता है कि अगर यील्ड सेम रहा तो बॉन्ड का प्राइस का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ट्रेजेक्टरी कैसा रहेगा, पाथ कैसा रहेगा। तो पहले बात तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है कि डिस्काउंट बॉन्ड है कि पार बॉन्ड है। वो पता लगाने के लिए आपको दो चीज कंपेयर करना है, एक कूपन 7.5% और एक यील्ड। कहने से यील्ड जो एक्चुअल में आपको घर में आ रहा है दैट इज लेस देन द कूपन। 7.5% कूपन है लेकिन यील्ड 6.8 है, यील्ड कम है, इसका मतलब बॉन्ड क्या है प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम पे है अगर बॉन्ड, अगर कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करें तो प्रीमियम बॉन्ड का जो प्रीमियम है ना वो डिमिनिश होते रहता है, तो प्रीमियम बॉन्ड गिरते जाएगा, राइट। फिर से पढ़ो। और 7.5% कूपन है, यील्ड कितना है 6.8, यील्ड कम है मतलब बॉन्ड प्रीमियम में है। अगर कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी फॉलो करना है तो प्रीमियम बॉन्ड गिरते जाएगा, पार की तरफ चले जाएगा। ओवर द नेक्स्ट ईयर द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी रिमेंस अनचेंज्ड, इट्स प्राइस विल डिक्रीज। इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रेजेक्टरी, याद आ रहा होगा। 7. A securities market exhibits operational efficiency. Operational efficiency तब exhibit करता है जब low transaction cost हो, if it offers low transaction cost. ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है, prices that respond rapidly to new information. ऑप्शन बी is informational efficiency. Rates of return that are proportional to risk on average. ऑप्शन सी तो पूरा का पूरा रॉन्ग है। जनरली रिटर्न
दे आर प्रपोर्शनल, क्या है, रेट्स ऑफ रिटर्न दैट आर प्रोपोर्शनल टू रिस्क ऑन एन एवरेज। ओके, वैसा बोल रहा है। वैसे ऑप्शन सी अलग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, बोलता है हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न, वैसा लोअर द रिस्क लोअर शुड बी द रिटर्न। खैर, उससे अपने को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बोला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सर, नया नया खबर जो आता है वो तुरंत प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के जस्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। ऑप्शन सी तो कुछ एक जनरल स्टेटमेंट पास कर रहा है। Rates of return that are proportional to risk. हाँ, higher the risk, higher should be the expectation of return. Lower the risk, lower should be the expectation of return. Okay, anyways, यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे बात था। क्वेश्चन नंबर 8, को इन्वेस्टिंग इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज। को इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस मत देखो पहले। को इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सर एक लिमिटेड पार्टनर जो है, वो लिमिटेड पार्टनर कुछ पैसा फंड को तो देता ही है, एंड साथ ही साथ कुछ पैसा अलग से वहां पे लगाता है जहां पे फंड इन्वेस्ट करता है। फिर से, को इन्वेस्टिंग का मतलब मैं एक लिमिटेड पार्टनर हूं, मैंने हेज फंड को तो पैसा दिया, लेकिन मैं कुछ पैसा वहां पे डायरेक्टली लगा रहा हूं जहां पे हेज फंड इन्वेस्ट कर रहा है। इसको कहते हैं को इन्वेस्टिंग। याद आ रहा होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का। लेट्स सी, को इन्वेस्टिंग इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज इन्वेस्टिंग एज a limited partner in an investment fund but only committing capital to one or more of the fund's portfolio companies। लैंग्वेज सही नहीं है इसका, बी देखते हैं। Co-investing is most accurately described as investing directly in one or more of an investment fund's portfolio companies instead of investing as a limited partner in the fund। गलत, instead of। B वैसे सही जा रहा था, डायरेक्ट। को-इन्वेस्टिंग का मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन वन और मोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड्स पोर्टफोलियो कंपनीज, इंस्टेड ऑफ नहीं, इन एडिशन टू। सी देखते हैं। मोस्ट क्या कह रहा हूं मैं, मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन वन और मोर of an investment fund's portfolio companies in addition to investing as a limited partner in the fund। C is the perfect answer। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि वहां पे इंस्टेड बोला है। तो 8 का क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 9, other things equal the value of a long position in the forward contract priced at f0t will most likely be higher during its life at a time t if the, ओहो, डेरिवेटिव्स में चले गया है। वैल्यू ऑफ अ लॉन्ग पोजीशन इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो लिख देते कैसे आप लोग निकालते हैं। वैल्यू टू लॉन्ग इज इक्वल टू जो भी स्पॉट रहेगा उसमें से हम लोग माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, देन माइनस करेंगे जो भी तुम्हारा, जो तुमने फॉरवर्ड प्राइस में एंटर किया था ना, वो वाला फॉरवर्ड प्राइस, ओल्ड एफ लिख देता हूँ, ओल्ड एफ डिवाइड बाई 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी। ऐसे अपन वैल्यू निकालते हैं लॉन्ग का। ऑब्वियसली आई विल नॉट डाइवर्ट, इट इज लाइक कुछ नहीं कर रहा है यार, अपना नया वाला फॉरवर्ड प्राइस माइनस पुराना वाला फॉरवर्ड प्राइस कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा अलग स्टाइल से लिख रहे हैं। एस प्लस पीवी ऑफ कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ बेनिफिट्स, इसमें से ओल्ड एफ माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, अदर थिंग्स इक्वल द वैल्यू ऑफ द लॉन्ग पोजीशन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फलाना फलाना विल मोस्ट लाइकली बी हायर इफ द रिस्क फ्री रेट इज हायर। एक ही को पकड़ते हैं, अगर रिस्क फ्री रेट हाई है, यहाँ पे देखो तो अगर रिस्क फ्री रेट हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर हाई हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर हाई है तो कहना से माइनस वाला जो रिजल्टेंट फिगर है वो लो हो जाएगा। दिख रहा है आपको, अगर रिस्क फ्री रेट हाई है तो डिनोमिनेटर हाई, अगर डिनोमिनेटर हाई है तो रिजल्टेंट फिगर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये लो हो जाएगा तो वैल्यू टू द लॉन्ग बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला फिगर कम हो जाएगा ना, राइट। तो ये तो सही लग रहा है, राइट। सेकंड पढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द अंडरलाइन आर लोअर। अगर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लोअर हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट अगर कम हो गया, कम, तो ये कम हो गया तो सर ये पूरा का पूरा पार्ट कम हो जाएगा, वो केस में वैल्यू टू द लॉन्ग तो गिर जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग द अंडरलाइंग आर हायर, अगर बेनिफिट ज्यादा हो गया, बेनिफिट तो माइनस वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा,
तो ये पूरा का पूरा पार्ट कम हो जाएगा, कम हो गया तो वैल्यू टू द लॉन्ग भी क्या हो जाएगा, कम, तो सी भी हो नहीं सकता। वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वही कर पाएगा जिसको वैल्यू टू द लॉन्ग का अलग अलग स्टाइल से आ, पता है कि कैसे निकलता है वैल्यू टू द लॉन्ग। एक सेकेंड, यहाँ पे इनकेस किसी को अगर तकलीफ हो गया तो देखो दो स्टाइल से आप निकाल सकते हो वैल्यू टू द लॉन्ग। एक है आपका, जहां पे भी आपको वैल्यू निकालना है वहां पे स्पॉट प्राइस दिया रहेगा, स्पॉट प्राइस उसको आगे भेजो 1 + r⁴ नया वाला फॉरवर्ड निकालो, माइनस ओल्ड वाला एफ। अब इसका अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 1 + r⁴ अब क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ आपको दिखेगा s × 1 + r⁴ डिवाइड बाई 1 + r⁴, ये कट, माइनस ओल्ड एफ डिवाइड बाई 1 + r⁴ वही तो लिखा है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, s माइनस ओल्ड एफ डिवाइड बाई 1 + r⁴। ये तब होगा फॉर्मूला जब हम लोग अज्यूम करेंगे कि देर आर नो कॉस्ट एंड नो बेनिफिट। हाँ, अगर सर कॉस्ट एंड बेनिफिट हो गया तो कॉस्ट एंड बेनिफिट हो गया तो ये एस में मैंने थोड़ा सा टिंकर किया, मॉडिफाई किया, कॉस्ट से प्लस किया, कॉस्ट से एंड माइनस किया बेनिफिट से, राइट। अब क्यों कॉस्ट को ऐड करते हैं, क्यों बेनिफिट्स को लेस करते हैं, इट वुड बी टू मच ऑफ अ डाइवर्शन। ठीक है, तो वैसा दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, an investor buys a stock for $50. The initial margin requirement is 50% and the maintenance margin is 25%. The price below which the investor would receive a margin call. Margin call का फॉर्मूला क्या है, प्राइस मार्जिन कॉल इज इक्वल टू करंट प्राइस 1 - इनिशियल मार्जिन डिवाइड बाय 1 - मेंटेनेंस मार्जिन। तो अभी का प्राइस क्या चल रहा है, 50 इंटू इनिशियल मार्जिन कितना है 50%, तो 1 - 50% इज 0.5 डिवाइड बाय 1 - 0.25। सही है, तो प्लीज करो, 2.5 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 50, तो यार है 33.33, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, Pat McCoy is analyzing a technology firm that has experienced annual earnings growth of 12%, growth rate देके रखा हुआ है। McCoy does not expect the firm to begin paying dividends on its common shares in the foreseeable future। ये जो McCoy है, जो एनालिस्ट है, इसको नहीं लगता है कि ये टेक्नोलॉजी फर्म आगे डिविडेंड्स देगा। तो टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस फर्म्स कॉमन शेयर, McCoy should most appropriately use ऑप्शन ए टू स्टेज डिविडेंड, ऑप्शन बी फ्री कैश फ्लो, ऑप्शन सी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। टू स्टेज डिविडेंड और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल तो यूज कर ही नहीं सकता है क्योंकि एनालिस्ट को खुद ही बिलीव कर रहा है वो कि वो फर्म आगे डिविडेंड नहीं देगा। टू स्टेज डिविडेंड बोल लो या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बोल लो, कोई भी ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तभी यूज होता है जब फर्म इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, राइट। यहाँ पे आप क्लियर कट कह रहे हो कि यार हमको नहीं लगता है कि फर्म आगे डिविडेंड्स देगा, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज ही नहीं करना चाहिए। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर चाहे वन स्टेज हो, टू स्टेज हो, चाहे गॉर्डन हो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ए और सी को तो यूज ही नहीं करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, फ्री कैश फ्लो मॉडल। प्लीज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क दैट इज मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द बॉन्ड्स रेटिंग। बॉन्ड्स का जो रेटिंग होता है ना, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी बी, उसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क के बारे में इनकॉर्पोरेशन होता है, राइट। द टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क दैट इज मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द बॉन्ड्स रेटिंग इज द डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। ठीक है, ए। बी बोल रहा है डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड रिस्क तो ये होता है कि यार जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग रेटिंग है, वो रेटिंग अगर और इंफीरियर हो गया तो उसको कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क। और अगर रेटिंग और इंफीरियर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रेडिट स्प्रेड है ना वो बढ़ जाएगा, and उसको कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, राइट। तो बॉन्ड के रेटिंग्स में सबसे ज्यादा क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्रेडिट रिस्क। सर मेरा रेटिंग गिर गया तो उसको कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क, राइट। रेटिंग गिरने की वजह से आप रिस्की बन जाओगे एंड इन्वेस्टर्स विल डिमांड द हायर क्रेडिट स्प्रेड, हायर डिफॉल्ट स्प्रेड, उसको कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं। सपोज एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, बॉन्ड डी है, तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ए का ड्यूरेशन
इंटू बॉन्ड ए का मार्केट वैल्यू, बॉन्ड बी का ड्यूरेशन इंटू बॉन्ड बी का मार्केट वैल्यू, बॉन्ड सी का ड्यूरेशन इंटू बॉन्ड सी का मार्केट वैल्यू, बॉन्ड डी का ड्यूरेशन इंटू बॉन्ड डी का मार्केट वैल्यू, जो भी आएगा ड्यूरेशन इंटू मार्केट वैल्यू, ड्यूरेशन इंटू मार्केट वैल्यू, द होल डिवाइड बाय पूरा का पूरा टोटल मार्केट वैल्यू, कुछ नहीं, वेटेड एवरेज है। इंडिविजुअल ड्यूरेशन को हम लोग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट बीइंग द ये अपना वेट बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, राइट। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, एंड पोर्टफोलियो ड्यूरेशन का मतलब ये होता है, सपोज आया 5, इसका मतलब होता है अगर 1% यील्ड चेंज हुआ पैरेलली तो पोर्टफोलियो चेंज होगा 5% इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो क्या बोल रहा है, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन मोस्ट एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेट द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो टू अ पैरेलल शिफ्ट इन द यील्ड कर्व। और लेवल 1 में तो पैरेलल शिफ्ट ही है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सारे के सारे इंटरेस्ट रेट पैरेलली शिफ्ट हो रहे हैं, या तो सब 1-1% ऊपर हो रहे हैं, या 1-1% डाउन हो रहे हैं, या 2% सारे के सारे ऊपर हो रहे हैं, 2% सारे के सारे डाउन हो रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। Question number 14. A university endowment commits $80 million to Lawson Private Capital Fund. Private Capital Fund. Okay. उसको कितना कमिट किया हुआ है? $80 million. एक चीज ध्यान रखें, प्राइवेट कैपिटल फंड का जो मैनेजमेंट फी होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द कमिटेड कैपिटल ना। ये फ्लो में निकल जाएगा एग्जाम में। कमिटेड कैपिटल, ड्रॉडाउन से मतलब नहीं है, कितना कैपिटल कमिट किया हुआ है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट फी चार्ज होगा। Lawson charge 1% management fee per year, an incentive fee of 20% on all the gains, okay, and has an American style waterfall structure. American style waterfall structure का मतलब होता है डील बाय डील। हर एक डील मतलब एक जो प्राइवेट कैपिटल फंड है ना, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, इन्वेस्टमेंट 3। इन्वेस्टमेंट 1 का फायदा घाटा अलग से, इन्वेस्टमेंट 2 का अलग से, इन्वेस्टमेंट 3 का अलग से, डील बाय डील के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। Lawson draws down the endowment's capital to invest in the following portfolio companies. तो 3 पोर्टफोलियो कंपनी है, कुछ पैसा एडम कंपनी में लगाया, कुछ पैसा बोरलैंड में लगाया, कुछ पैसा चेम्बर्स में लगाया। कितना पैसा? 20 + 25 + 30, तो टोटल कितना हो रहा है? 30 + 20, 50 एंड 25, 75 मिलियन इसने पैसा इन्वेस्ट किया। किसने? प्राइवेट कैपिटल फंड ने। किसका पैसा? यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट का, राइट। और यूनिवर्सिटी ने कितना कमिट किया हुआ है? 80 मिलियन कमिट किया है, लेकिन कितना ड्रॉ किया? 75 मिलियन। अब देखते हैं, एक एक डील बाय डील जाते हैं। यहाँ पे मैं टोटल फीस का कॉलम बना देता हूँ। लेट्स सी, एट द एंड ऑफ ईयर 5 एन इन्वेस्टर्स टोटल गेन। इन्वेस्टर कौन है? ये यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट को टोटल गेन कितने का हुआ, गेन पूछा हुआ है। आफ्टर द फीस इज क्लोजेस्ट, तो फीस वगैरह काट कूट के कितना गेन हुआ, तो सबसे पहला फीस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैनेजमेंट फी का कैलकुलेशन करते हैं। मैनेजमेंट फी, प्राइवेट कैपिटल फंड है, कितना ड्रॉ डाउन किया उससे मतलब नहीं है, वो तो कमिटेड कैपिटल पे लगाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 5, एग्जिट सारा का सारा ईयर 5, क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 5 साल का टोटल मैनेजमेंट फी कितना है। तो कुछ नहीं सर, 80 मिलियन कमिटेड कैपिटल था, इनटू क्लियर कट लिखा हुआ है 1% मैनेजमेंट फी पर ईयर, 1% पर ईयर, और इनटू 5 साल तक चला, राइट। 5 साल तक चला ना, देखो ना, सब एग्जिट इसने किया है, लास्ट वाला एग्जिट 5 में किया हुआ है इसने। तो 80 मिलियन इंटू 1% इंटू 5, तो 4 मिलियन टोटल मैनेजमेंट फीस है फॉर 5 ईयर्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, ईयर 1 में तो इसने 20 मिलियन निकाला था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट कैपिटल फंड मैनेजमेंट फी चार्ज करता है बेस्ड ऑन द कमिटेड कैपिटल, तो 80 मिलियन पे वो चार्ज करने वाला है। अब आते हैं इंसेंटिव फी। इंसेंटिव फी अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इंसेंटिव फी डील बाय डील करना है। तो पहले वाला जो एडम कंपनी में पैसा लगाया था 20 मिलियन, उसको कितने में बेचा? 30 में बेचा। 20 का चीज 30 में बेचा, तो 10 का गेन है। 10 के गेन में कितना परसेंट हिस्सेदारी ले रहा है ये? 20%। तो यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं मैं 10 × 20%, यहाँ पे 2 ले लिया। 25 का इन्वेस्टमेंट को 45 में बेचा, तो 25 का 45 में बेचा, तो 20 का गेन, 20 पे 20%, दैट इज 4 मिलियन ले लेगा। और चेम्बर्स का 30 मिलियन को 20 मिलियन में सेल किया, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कुछ नहीं, यही तो ड्रॉबैक है अमेरिकन स्ट्रक्चर का, अमेरिकन स्टाइल स्ट्रक्चर का।
जो डील में फायदा वहां पे बराबर इंसेंटिव फी ले रहा है, और जो डील में घाटा वहां पे बोल रहा है कुछ नहीं। तीसरे वाले केस में कुछ नहीं, जीरो। तो टोटल इंसेंटिव फी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years कितना होगा, 4 और 2 6 मिलियन। टोटल फीस कितना हो गया, therefore टोटल फीस इज इक्वल टू, ऐसा कैलकुलेट करा ना, यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट कैलकुलेट करा है यार, पूरे 5 साल में मैनेजमेंट फी कितना गया और पूरा का पूरा इंसेंटिव फी कितना है, पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो देखा यार, 4 मिलियन मैनेजमेंट फी है प्लस 6 मिलियन इंसेंटिव फी है, 10 मिलियन तो टोटल फीस है, राइट। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, एट द एंड ऑफ ईयर 5 द इन्वेस्टर्स टोटल गेन। तो पहले तो यार ग्रॉस लेवल पे गेन निकालते हैं ना, कुछ नहीं करना है गेन निकालने के लिए। देखो, पहला वाला एडम कंपनी को कितने में सेल किया है, 30 में। दूसरे वाले बोरलैंड को 45 में, एंड तीसरे वाले चेंबर को 20 में। तो 30 + 20 कितना, 50। 50 + 45 कितना, 95। 95 है आपका सेल वैल्यू, और ये 95 सेल वैल्यू के लिए इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 75। तो 95 - 75, 20 का गेन। लेकिन ये 20 में से भी 10 कौन लेके गया, वो हेज फंड लेके गया। 20 - 10 कितना, 10। 10 का नेट गेन है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूं, टोटल गेन इज इक्वल टू 95 मिलियन का सेल किया हुआ है, ये 95 का सेल के लिए 75 का इन्वेस्ट किया हुआ है, और पर्टिकुलर प्राइवेट कैपिटल फंड ने 10 मिलियन फीस लिया हुआ है। तो 10 मिलियन आपका नेट गेन इज द आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान ये रखना है कि सर एक प्राइवेट कैपिटल फंड है जो मैनेजमेंट फी चार्ज करता है बेस्ड ऑन द कमिटेड कैपिटल। कमिटेड था 80 मिलियन, राइट। तो उसमें कितना ड्रॉ डाउन हुआ, कितना कितना लगाया, उससे कोई मतलब नहीं, हम तो 80 मिलियन पे ही चार्ज करेंगे। और 5 साल तक गया हुआ है फंड। कैसे पता चला सर 5 साल तक गया हुआ है, यहाँ पे देखो ना, सबसे लास्ट उसने एग्जिट कहाँ पे मारा है, ईयर 5 में, राइट। और क्वेश्चन भी बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 5, राइट। तो हर एक साल मैनेजमेंट फी लिया होगा 80 मिलियन का 1%, फिर दूसरे साल 80 मिलियन का 1%, फिर तीसरे साल 80 मिलियन का 1%, 4 मिलियन, राइट। फिर अपन ने हर एक इन्वेस्टमेंट्स में कितना इंसेंटिव फी लिया उसका कैलकुलेट किया, फिर टोटल फीस कैलकुलेट किया यार, पूरे 5 साल में ना टोटल फीस कितना दिया हमने, या कितना होता है टोटल फीस, 10 मिलियन। फिर अपन निकाल रहे हैं 5 साल में क्या नेट गेन है आफ्टर डिडक्टिंग द फीस एंड ऑल दैट। तो अपन ने देखा पूरा का पूरा रियलाइजेशन कितना हुआ अपने को, 95। उसमें से अपन ने इन्वेस्ट कितना किया था, 75, राइट। तो 20 का वैसे रियलाइजेशन है ओवर द पीरियड ऑफ, या रियलाइजेशन बोल रहा हूँ, 20 का गेन है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। उसमें से यार 10 का फीस है, तो 20 - 10, 10, नेट गेन 10 है। क्वेश्चन नंबर 15, the assertion that investors, analysts, and portfolio managers exhibit psychological tendencies that cause them to make the systematic errors is most consistent with, ये तो लैंग्वेज बिहेवियरल फाइनेंस का है ना। बिहेवियरल फाइनेंस बोलता है कि यार प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वेस्टर्स रैशनल नहीं होते हैं, 100% रैशनल कोई नहीं होता है। देयर आर इमोशंस, फीलिंग्स, जिससे कि लोग डिसीजंस लेते हैं, उनका डिसीजंस अफेक्ट होता है। ये चीज तो बिहेवियरल फाइनेंस का लैंग्वेज है, राइट। Psychological tendencies that cause them to make systematic errors is most consistent with behavioral finance. Question number 16. Open-end mutual fund differ from closed-end mutual fund in the sense that open-end funds stand ready to redeem their shares while closed-end funds do not. हाँ, open-ended fund में अगर आप यूनिट्स बाय करते हो तो रिडीम फंड ही करता है, whereas closed-ended fund में दरवाजा क्लोज हो जाता है। आपको अगर आपका पैसा चाहिए तो बाजार से लेना पड़ेगा, बिकॉज क्लोज-एंडेड फंड यूनिट्स आर ट्रेडेड। तो ऑप्शन ए सही है, 16 का ए। एक बार बीएनसी पढ़ लेते, बी क्या है, क्लोज एंडेड फंड्स रिक्वायर एक्टिव मैनेजमेंट। ये तो सही बोल रहा है, क्लोज एंडेड जनरली एक्टिव है, वाइल ओपन एंडेड फंड्स डू नॉट। ऐसा नहीं है, ओपन एंडेड फंड कैन बी एक्टिव मैनेज, कैन बी एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज, राइट। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट इसका गलत हो गया। तीसरा, ओपन एंडेड फंड्स इशू शेयर्स दैट आर देन ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, गलत। ओपन एंडेड फंड्स की जो यूनिट्स होते हैं दे आर नॉट ट्रेडेड। तो बी भी गलत, सी भी गलत, ए सही है। 17, an 8% semi-annual pay option-free corporate bond that is selling at par has 10 years to maturity. What is the approximate modified duration? Approximate modified duration का मतलब बोल रहा है, modified duration का एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, modified duration approximate
इज इक्वल टू ऑफ द बॉन्ड बेस्ड ऑन 75 बेसिस पॉइंट का चेंज अप एंड डाउन। तो बोल रहा है एक बार 75 बेसिस पॉइंट यील्ड गिराइए, एन एक प्राइस आएगा, एक बार 75 बेसिस पॉइंट से यील्ड बढ़ाइए, लोअर प्राइस आएगा, डिवाइड बाय, फॉर्मूला याद है, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस डिवाइड बाय 2 इंटू करंट प्राइस इंटू चेंज इन यील्ड। चेंज इन यील्ड कितना बोला है, 75 बिप्स, मतलब 75 बिप्स मतलब 0.75%। मैं हमेशा डेसिमल में लिखता हूँ, इंटू 0.0075। ये फॉर्मूला है, याद आ रहा होगा आपको। हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस डिवाइड बाय 2 इंटू करंट प्राइस इंटू चेंज इन यील्ड। चेंज इन यील्ड कितना है, 75 बिप्स, मतलब 0.75%, मतलब उसको डेसिमल में कर दें तो 0.0075। अब कुछ नहीं करना है, कैलसीज में अपने को जाना है, हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, लिखा हुआ है यहाँ पे सेलिंग एट पार, करंट प्राइस तो इसका कितना 100 है, तो एक सेकेंड, अपने को हायर प्राइस चाहिए तो अपन क्या क्या पुट करना है, फेस सेलिंग एट पार, मतलब यहाँ पे एक बार के लिए ना फेस वैल्यू 100 है, पार वैल्यू 100 है, तो अपने को हायर प्राइस कैसे निकालना है, 100 करेंगे एफवी, 10 years टू मेच्योरिटी, लेकिन ध्यान रखना सेमी एनुअल है, 10 का मतलब एन में जाएगा 20, 100 का 8% होता है 8, लेकिन सेमी एनुअल है तो 4 में जाएगा पीएमटी, पर पीएमटी में जाएगा 4, सॉरी। ठीक है, तो एफ पुट कर दिया, एन पुट कर दिया, पीएमटी पुट कर दिया, आई बाई वाई, करंट यील्ड कितना है, करंट यील्ड, अगर बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है तो कहने से करंट यील्ड है 8%, राइट। अब मेरे को यील्ड को गिराना है, तो एक सेकेंड, तो 8% माइनस कितने से गिराना है, 0.75% से गिराना है, तो ये होगा 7.25%, लेकिन सारा चीज सेमी एनुअल है तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, 7.25 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा आपका आई बाई वाई, सीपीटी प्राइस। तो हायर प्राइस आया 105.2699 में, तो 27 कर रहा हूँ। अरे याद आ रहा है क्या यार, कुछ नहीं किया यार, मेरे को हायर प्राइस निकालना है बाई रिड्यूसिंग द यील्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लियर कट बोल के रखा है बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है, बॉन्ड पार पे ट्रेड हो रहा है मतलब कहने से वाईटीएम इज इक्वल टू कूपन रेट, तो अभी का एग्जिस्टिंग यील्ड है बॉन्ड का 8%, वो 8% को मेरे को 75 बिप्स गिराना है, तो 8 माइनस 0.75 किया है, दैट इज आपका 7.25 आया, लेकिन आई बाई वाई में 7.25 नहीं डाल सकते बिकॉज सेमी एनुअल है, तो 7.25 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब माइनस लोअर प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, यील्ड को मेरे को बढ़ाना है, तो क्या करूंगा मैं, 8 प्लस 0.75 करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, 4.375, इसको आई बाई वाई में पुट कर दूंगा, बाकी सब सेम, पीएमटी सेम, एफवी सेम, एन सेम, राइट, आई बाई वाई में चेंज हो जाएगा, अब करूंगा सीपीटी पीवी, तो दिस इज 95.0688, 0607 कर रहा हूं, डिवाइड बाई 2 इंटू करंट प्राइस कितना है, पार पे चल रहा है 100 इंटू 0.0075। चलो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, 2 इंटू 100 इंटू 0.0075, इसको डाल देता हूँ स्टोरेज 1 में। अब 105.27 माइनस 95.07 डिवाइड बाय RCL1, 6.8 एग्जैक्टली आ रहा है, 6.8 डी। इतना बोलते ही याद आ जाना चाहिए आपको कि अप्रोक्सीमेट कैसे निकालते हैं, हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस डिवाइड बाय 2 इंटू करंट प्राइस इंटू चेंज इन यील्ड। 17 का कितना है, बी। क्वेश्चन नंबर 18, reasons why no arbitrage pricing model for the forward commitment differ from no arbitrage pricing model for the contingent claim, least likely include। क्या बोल रहा है ये, प्राइसिंग मॉडल फॉर द कंटिंजेंट क्लेम, एक बार के लिए ऑप्शंस पकड़ रहा हूँ, कंटिंजेंट क्लेम में ऑप्शन, ये बोल रहा है सर ऑप्शन को वैल्यू करने के लिए प्राइसिंग मॉडल वर्सेस फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स को प्राइस करने के लिए प्राइसिंग मॉडल में क्या डिफरेंस है, ये तो ये बोल रहा है लीस्ट लाइकली इंक्लूड। तो पहले ये देख लेते हैं कि सर क्यों ऑप्शंस का प्राइसिंग करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट मॉडल वर्सेस फॉरवर्ड फ्यूचर्स का प्राइसिंग करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट मॉडल। पहले लाइकली रीजन ढूंढ लेते हैं, जो बच गया वो लीस्ट लाइकली होगा, राइट। तो पहले तो लाइकली ढूंढ लेते हैं, तो पहले वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 देखो यार,
फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में ना वैल्यू जीरो होता है टू बिगिन विद, लेकिन कंटिंजेंट क्लेम ऑप्शन में वैल्यू जीरो नहीं होता है टू बिगिन विद, क्योंकि ऑप्शन बायर को शुरू में प्रीमियम देना पड़ता है, राइट। एंड सेकंड, जो भी ऑप्शंस रहता है ना उसमें वन साइडेड पे ऑफ रहता है, ऑप्शन बायर का क्या रहता है, या तो उसको गेन होगा या तो लैप्स, लेकिन फॉरवर्ड कमिटमेंट में ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड कमिटमेंट में या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा। तो ये दो रीजंस की वजह से ऑप्शंस अलग है फॉरवर्ड कमिटमेंट से, राइट। इसी के वजह से ऑप्शंस के लिए प्राइसिंग मॉडल अलग है एंड फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के लिए प्राइसिंग मॉडल अलग है। क्या दो डिफरेंस? नंबर वन, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स का वैल्यू इज जीरो, वेयर इन केस ऑफ ऑप्शन वैल्यू इज नॉन जीरो, क्योंकि शुरू में ही एक जन प्रीमियम देता है, राइट। एंड सेकंड, ऑप्शंस का वन साइडेड पे ऑफ है, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स का सर टू साइडेड है, एक का गेन है दूसरे का लॉस है, देयर इज नो लैप्स फीचर। ये दो रीजन की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइसिंग मॉडल। ये तो दो रीजन, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तो रीजन है, राइट। अपने को लीस्ट लाइकली ढूंढना है ए। ये बोल रहा है लीस्ट लाइकली इंक्लूड द फैक्ट दैट कंटिंजेंट क्लेम्स आर लेवरेज्ड। इनफैक्ट पूरा का पूरा डेरिवेटिव, चाहे फॉरवर्ड कमिटमेंट हो चाहे कंटिंजेंट क्लेम्स हो, दोनों ही दोनों लेवरेज्ड है, राइट। जहां पे आपको बहुत कम पैसा देके बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो ए इज लीस्ट लाइकली, बी एंड सी आर लाइकली। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑप्शन द अमाउंट बाय विच इट्स प्राइस इज ग्रेटर देन इट्स एक्साइज वैल्यू। ऑप्शन का प्राइस जो होता है ना, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्साइज वैल्यू बोल लो, एंड दूसरा वाला होता है आपका टाइम वैल्यू। अब ये बोल रहा है अगर ऑप्शन का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू, वही तो बोल रहे हैं ना। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑप्शन द अमाउंट बाय विच इट्स प्राइस इज ग्रेटर देन इट्स एक्साइज वैल्यू इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब एज इट्स टाइम वैल्यू। 19 का वर्ड ए। Question number 20. A bond with 9 years to maturity is quoted at an interpolated spread of 150 basis point. Interpolated spread में हम लोग का जो बेंचमार्क होता है ना वो स्वैप रेट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्प्रेड, आपने फिक्स्ड इनकम में देखा होगा, एक होता है आपका जी स्प्रेड, एक होता है आपका आई स्प्रेड नोन एज द इंटरपोलेटेड स्प्रेड। जी स्प्रेड में हम लोग बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड को पकड़ते हैं एंड आई स्प्रेड में हम लोग बेंचमार्क स्वैप रेट को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे इंटरपोलेटेड स्प्रेड बोला है, द बेंचमार्क यील्ड फॉर दिस बॉन्ड इज स्वैप रेट। Question number 21. An investor purchases 1,000 shares of each of the stocks in a price weighted index at their closing prices, ignoring transaction costs and all that. On a total return basis, if the index stock remains the same, this portfolio will most likely, ध्यान से सुनना, तो एक इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ए बी सी एंड डी है। मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं, किसको मिमिक कर रहा हूं, मैं इंडेक्स को मिमिक कर रहा हूं, तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में भी ए बी सी डी को पुट किया, राइट। इसके कुछ प्राइस थे, जो भी प्राइस था वही प्राइस में मैंने भी खरीदा। अब क्या हो गया, जो प्राइस इसका शुरू में था वही प्राइस बाद में भी हो गया, सेम प्राइस, सबका सेम प्राइस हो गया, सेम 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 सेम, राइट। तो इंडेक्स का रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त तो जीरो रिटर्न दिखेगा, क्योंकि इंडेक्स के अंदर स्टॉक ए था जिसका जो प्राइस था सपोज 100, बाद में भी 100 हुआ, तो रिटर्न कितना, जीरो। बी का कुछ प्राइस था, बाद में भी बी का प्राइस सेम ही रह गया। तो इंडेक्स का जब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इंडेक्स का रिटर्न तो जीरो दिखेगा, लेकिन जब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे टोटल रिटर्न, तो ऑल्दो पोर्टफोलियो का प्राइस रिटर्न जीरो दिखेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी तो ए बी सी डी है, ए का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, सी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, डी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन ए बी सी डी ने कुछ ना कुछ डिविडेंड तो दिया रहेगा, तो डिविडेंड की वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न विल बी मोर देन द इंडेक्स का रिटर्न। इंडेक्स का रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त वी ओनली कंसीडर द प्राइस, राइट। हाउएवर पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त वी कंसीडर द प्राइस एज वेल एज द डिविडेंड, राइट। तो ऑल्दो वैसा चेंज इन प्राइस जीरो है, लेकिन सिंस पोर्टफोलियो में डिविडेंड्स एंड ऑल दैट कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न विल आउट परफॉर्म द इंडेक्स का रिटर्न, राइट। वही लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो। An investor purchases 1,000 shares of each of the stocks in a price weighted index at their closing prices. On a total return basis, if the index stock remains the same, the portfolio will most likely outperform the index. क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में डिविडेंड्स एंड ऑल दैट भी कंसीडर होता है, लेकिन इंडेक्स का रिटर्न कैलकुलेट करते हो डिविडेंड वगैरह कंसीडर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22. Among valuation models, the difficulty of estimating a required rate of return is most likely to be a disadvantage of using RE। कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो
कहां पे आरई लगता है, कहां पे यूज होता है आरई? गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में यूज होता है, यस। ए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में तो आर यूज ही नहीं होता है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीप्लायर मॉडल, एंटरप्राइज वैल्यूएशन में अपन ऐसा करते हैं, मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो बी एंड सी में तो आर यूज ही नहीं होता है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल याद करो, D1 बाय आर माइनस जी, यहाँ पे आर यूज होता है। क्वेश्चन बोल रहा है द डिफिकल्टी ऑफ एस्टिमेटिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। राइट, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में आर ई लगता है एंड इट्स डिफिकल्ट, तो उस सेंस में एक डिसएडवांटेज बोला गया हुआ है उसको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Question number 23. An investor owns preference shares which stipulate that any dividend for the current period as well as all the past dividends, बोला अगर करंट पीरियड का डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं तो पास्ट में जो भी आपको डिविडेंड नहीं मिला है वो भी देंगे। ये तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का हो गया ना एग्जांपल। मस्ट बी फुल्ली पेड बिफोर अ कॉमन स्टॉक डिविडेंड में बी पेड, द सिक्योरिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड। 24. Consider two option. Consider two option free 5% annual pay bonds from the same issuer. Okay. एक कंपनी है, सपोज कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किया है, दो बॉन्ड है जिनका कूपन रेट इज 5% एंड विद द सेम सीनियरिटी। ओके, वन ऑफ द बॉन्ड्स हैज अ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ 3.5, इसको तो ऐसा लिख देते हैं बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2। बॉन्ड 1 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 3.5 and a convexity of 15, the other has a modified duration of 8.5। तो वैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन को देखते हुए दिख रहा है कि बॉन्ड 2 इज ज्यादा वॉलेटाइल देन द बॉन्ड 1, या फिर बोलूं तो बॉन्ड 2 लॉन्ग टर्म है, बॉन्ड 1 शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बॉन्ड 2 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है 8.5। राइट, तो ज्यादा वॉलेटाइल बॉन्ड 2 दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ एमडी को देखूं तो कैन द लोअर ड्यूरेशन बॉन्ड हैव मोर प्राइस वॉलिटिलिटी देन द हायर ड्यूरेशन बॉन्ड? हाँ, ऑल्दो दिखते वक्त क्या दिख रहा है कि सर बॉन्ड 2 ज्यादा वॉलेटाइल होगा बॉन्ड 1 से, ऐसा जरूरी नहीं है ना। चेंज इन प्राइस का परसेंटेज बॉन्ड 1 के केस में ज्यादा हो सकता है अगर चेंज इन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड 1 का ज्यादा हो गया तो। अगर मैं यहां पे बोल दूं चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं आपका 400 बिप्स, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का मैं सपोज चेंज कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ सिर्फ 50 बिप्स, तो 3.5 का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस 3.5% चेंज होगा, और ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो बॉन्ड 1 है ये 400 बिप्स चेंज हुआ मतलब 4% चेंज हुआ, तो 3.5 इंटू 4 इसका प्राइस 14% चेंज होगा। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और बॉन्ड टू जो लॉन्ग टर्म है वो कितना होगा 8.5 इंटू 0.5, तो कहना इसे ये वाला सिनेरियो हो गया। तो चेंज इन द प्राइस इज हायर फॉर बॉन्ड 1 ऑल्दो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज हायर फॉर बॉन्ड 2। राइट, वही पूछा है कि यार बॉन्ड 2 का एमडी 8.5, बॉन्ड 1 का एमडी 3.5, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बॉन्ड 1 का ज्यादा हो? यस, अगर चेंज इन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड 1 का ज्यादा हो गया तो मेरे को यस वाला चीज ढूंढना है। यस, बिकॉज शिफ्ट्स इन द यील्ड कर्व में भी नॉन पैरेलल इन द सेंस कि सर बॉन्ड 1 का बहुत ज्यादा हो गया, बॉन्ड 2 का सेम पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ, जरा सा हुआ, वैसा इंपॉर्टेंट। 25. When the management team of a public company is replaced by the private equity manager, आगे पढ़ना ही नहीं है सर, एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को बाहर निकाल दिया, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाई इन। बी। Question number 26. Which of the following portfolio has the same future cash flow as the put option? पुट कॉल पैरिटी के नॉलेज से हम लोग निकाल सकते हैं P प्लस S प्लस इज इक्वल टू C प्लस बॉन्ड प्लस, तो P प्लस को यहां पे रख दो, C प्लस बॉन्ड प्लस S माइनस। तो पुट ऑप्शन बाई करना या फिर कॉल बाई करना, बॉन्ड बाई करना और स्टॉक को शॉर्ट करना सेम है, तो क्या बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो हैज द सेम फ्यूचर कैश फ्लो एज द पुट ऑप्शन? तो कॉल बाई लॉन्ग कॉल, बॉन्ड बाई लॉन्ग रिस्क फ्री बॉन्ड एंड शॉर्ट द एसेट। सही है।
Question number 27. Marcia Kostner, CFA, is an advisor to individual investors, okay, to determine each of her clients' risk tolerance objectively. एक second. Risk tolerance portfolio में करते हैं. Risk tolerance is a function of ability and willingness. Let's see. Kostner uses a mathematical formula with inputs that include client's age, family size, insurance coverage, liquidity, income, net worth. क्लाइंट का इनकम देखना, उसका लाइफस्टाइल देखना, उसका नेटवर्थ देखना, उसका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑल देखना, ये सब चीज आपको एबिलिटी बताएगा कि क्लाइंट का एबिलिटी है क्या, कि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है कि कम रिस्क ले सकता है, राइट। अगर आपको एबिलिटी देखना है तो आप ये सब चीज देखते हो, ऑब्जेक्टिव चीज देखते हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब डिफाइंड, यार अगर नेटवर्थ ज्यादा है, पैसे वाले आप हो, इसका मतलब आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल इज हाई, या फिर आप अगर पैसे वाले नहीं हो, इसका मतलब रिस्क टॉलरेंस लेवल इज लो, राइट। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली शॉर्टकमिंग ऑफ द कॉस्टनर्स अप्रोच? बोल रहा है कॉस्टनर ने ये पर्टिकुलर क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस लेवल पता लगाते वक्त क्या चीज को मिस किया? विलिंगनेस को। कॉस्टनर ने क्या क्या चीज चेक किया? एज। देखो, लोअर द एज हायर द रिस्क टॉलरेंस लेवल। जितना आप यंग रहोगे ना, उतना रिस्क टॉलरेंस लेवल आपका ज्यादा होगा। तो आप एज देख रहे हो, और नेटवर्थ देख रहे हो, लिक्विडिटी देख रहे हो, इंश्योरेंस कवरेज देख रहे हो, ये सारा चीज देख रहे हो, आप एबिलिटी पे ही फोकस कर रहे हो। व्हाट अबाउट द विलिंगनेस? ऐसा हो सकता है ना कि यार मेरा एबिलिटी टू बेयर द रिस्क इज वेरी वेरी हाई, बट माई विलिंगनेस इज वेरी वेरी लो। मैं ले मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, लेकिन मेरे को लेना नहीं है, राइट। तो रिस्क टॉलरेंस पता करते वक्त आपको विलिंगनेस भी देखना पड़ता है। ऑप्शन ए बोल रहा है नेटवर्थ इज अनरिलेटेड टू एन इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, गलत बोल रहा है। एबिलिटी फाइंड आउट करने में काम आता है। बी क्या है? दिस अप्रोच डज नॉट कंसिडर द इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। विलिंगनेस वो तो पूछ लो क्लाइंट से। जस्ट बिकॉज एक क्लाइंट मर्सिडीज में उतर गया तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा होगा, बिकॉज क्लाइंट अमीर है, मर्सिडीज से उतर रहा है। तो क्लाइंट को जाके पूछ तो सही, क्या तुमको रिस्क ज्यादा लेना है क्या? विलिंगनेस, उसका इच्छा है क्या लेने का? तो बी इज मिसिंग, दिस इज द शॉर्ट कमिंग। क्वेश्चन नंबर 28. A 10-year note issued by Golic, क्या है ना, Golic Finance will be paid from a bankruptcy remote pool। ये bankruptcy remote pool ऐसा आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे देखो ना, एक बैलेंस शीट है, यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं, एसेट्स वन, एसेट टू, एसेट थ्री, इसका एक पूल बना दिया है। और हमने एक बॉन्ड, पर्टिकुलर बॉन्ड को, बॉन्ड वन को बोला है कि आपको ये पूल में से देंगे, एंड अगर हम कभी भी बैंकरप्ट हो जाएंगे तो डोंट वरी, बाकी के बॉन्ड होल्डर्स लोग आपके पूल में अपना हक जमा नहीं सकते हैं। इसी को कहते हैं कवर्ड बॉन्ड्स, बैंकरप्सी रिमोट पूल। 28 का ए। 29. With expected return on the y-axis and the portfolio risk as measured by the standard deviation on the x-axis, y पे रिटर्न, x पे एसडी। और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, बी। क्वेश्चन नंबर 30. An analyst gather the following data about a company: the historical earnings retention ratio दे दिया है, the sustainable ROE, retention ratio and ROE दे दिया है, तो यहीं से मेरे को तो ग्रोथ निकालने का मन हो रहा है। ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इंटू ROE, 40% इंटू 0.12, तो ये आ गया आपका 4.8%। स्टॉक का बीटा एंड ऑल दैट दे के रखा हुआ है, मतलब RE, यहां से अपने को RE आएगा, RE का क्या फॉर्मूला है? RF विच इज योर 6% प्लस RM कितना है? 11% माइनस 6% इंटू बीटा 1.2। चलो, तो 11 माइनस 6 कितना होता है? 5। 5 इंटू 1.2 कितना होता है? 6। 6 प्लस 6 कितना? 12%। If the analyst believes that next year's earnings will be, next year का earning कितना होगा? 4, what value should be placed on this stock? तो यार IB0 is equal to D1 by RE minus G, ये फॉर्मूला है। अपने को अगले साल का अर्निंग देके रखा हुआ है कितना? 4। तो अपने को पे आउट रेशियो तो पता ही है, इनफैक्ट रिटेंशन रेशियो अगर 40% है, 40 रिटेन कर रहा है, मतलब पे कितना कर रहा है? 60%। नेक्स्ट ईयर अर्निंग होने वाला है 4, तो 4 का 60% कितना? 2.4। तो D1 कितना है? 2.4। RE कितना है? 12%। 0.12 माइनस ग्रोथ कितना? 4.8%।
2.4 समझा क्या? यहाँ पे कर रहा हूँ 4 × 60%। चलो 12 - 4.8 कितना रहे, 2.4 डिवाइड बाई 33.33। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बूस्टर डोज नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया सम्स थे इसके अंदर। चलो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ।